शहर का मेन सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या कॉमर्शियल एरिया एक अच्छा खासा कैचमेंट एरिया जहां 10 लाख से ज्यादा की आबादी हो, अच्छा खासा फुटफॉल हो और उस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेसेज और हाई स्ट्रीट सब हों। ये तो एक सक्सेसफुल कॉमर्शियल एरिया की पहचान होनी चाहिए। लेकिन नहीं, बात अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की करें तो यहां के ज्यादातर कॉमर्शियल सेंटर्स कोई सक्सेस स्टोरी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? कैचमेंट एरिया में फुटफॉल की कमी है, लोकेशन सही नहीं है, क्वालिटी फुटफॉल नहीं है, या यहां के लोगों की परचेज पावर में एक प्रॉब्लम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई एक आम इंसान जब एंटर करता है तो 4 मूर्ति से लेकर 1 मूर्ति के बीच का जो रोड का स्ट्रेच है, जहां सड़क के एक तरफ सारे ही मॉल्स, हाई स्ट्रीट और बिजनेस सेंटर्स हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज ने इस एरिया को बहुत बेहतर तरीके से प्लान किया है। ये कॉमर्शियल एरिया एक सक्सेस स्टोरी बनेगा, एक केस स्टडी बनेगा कि कैसे प्लान किए जाने चाहिए एक शहर में कॉमर्शियल एरिया को। लेकिन नहीं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने यहां सब कुछ ठीक किया, बस एक गलती कर दी शायद। लैंड अलॉट करते समय डेवलपर्स का प्रोफाइल नहीं देखा, ये नहीं समझा इनमें से ज्यादातर फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स के मोड में काम करने वाले बिल्डर्स, रेजिडेंशियल पावर प्ले वाले बिल्डर्स, क्या वो इस तरह के कॉमर्शियल एरिया में कोई केस स्टडी बना पाएंगे? क्या एक सक्सेस स्टोरी बना पाएंगे? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यहां के जितने भी इन्वेस्टर्स से मेरी बात होती है, ज्यादातर स्टॉकअप हैं, ज्यादातर मॉल्स, हाई स्ट्रीट और बिजनेस सेंटर्स सक्सेस स्टोरी आज की तारीख में नहीं बन पाए हैं। नहीं, ये घोस्ट मॉल्स भी नहीं हैं, इनको घोस्ट मॉल्स अभी नहीं कहा जा सकता है। ज्यादातर इनमें से मॉल्स और हाई स्ट्रीट जो हैं, डिलेड हैं, सालों से डिलेड हैं, इनका पूरी तरह से ऑपरेशनल भी नहीं हुआ है। लेकिन इनिशियल इंडिकेशन देखकर यह साफ पता चलता है कि यहां के डेवलपर्स सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने के रास्ते पे नहीं है। आखिर क्या वजह है? नॉर्मली एक बिजनेस सेंटर सक्सेसफुल नहीं होता है तो पहली वजह होती है लोकेशनल डिसएडवांटेज। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सीबीडी को लोकेशनल डिसएडवांटेज भी नहीं कहा जा सकता। बहुत बेहतरीन स्ट्रेच है ये बिजनेस सेंटर के लिए। दूसरा है फुटफॉल, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया तकरीबन 10 लाख लोगों का रिहाइश है यहां। तीसरा फैक्टर होता है क्वालिटी फुटफॉल। देखिए, क्वालिटी फुटफॉल की अगर हम बात करें, हालांकि ये कोई बहुत एलिट क्लास का एरिया नहीं है, लेकिन ये एस्पिरेशनल इंडियंस का एरिया है। इस एरिया में अदरवाइज ऑनलाइन शॉपिंग काफी हो रही है। मॉल्स में फुटफॉल बहुत लिमिटेड है, हाई स्ट्रीट्स में बहुत लिमिटेड है, और एक नजर जब हम देखते हैं तो ज्यादातर मॉल्स और हाई स्ट्रीट ऐसे हैं जहां पे लोग फैमिली के साथ नहीं आना चाहेंगे। कोई 1-2 एक्सेप्शन ही मुझे नजर आता है। नॉर्मली मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं करता हूं और मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स करते हुए दिखना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन जब मैं इस पूरे एरिया में मैंने ट्रेवल किया तो एक मूर्ति चौक के सामने एक टाउन सेंट्रल एक्सेप्शन के तौर पे नजर आया, जहां की एक लाइवली एम्बियंस दिखता है, जहां को देखकर लगता है कि इस एक प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है इस एरिया का लैंडमार्क बनने का। तो आखिर क्या वजह है कि बाकी सारे बिल्डर वो नहीं कर पाए? कहां रह गई उनसे वो कमी? दरअसल ये सारे बिल्डर्स रेजिडेंशियल सेगमेंट के बिल्डर हैं। कॉमर्शियल में इनको एक अपॉर्चुनिटी तो दिखी, लेकिन कॉमर्शियल को ऑपरेट करना ये नहीं जानते थे।
इनका बड़े ब्रांड को अट्रैक्ट करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, कोई एक्सपर्टीज भी नहीं था। लेकिन जब आपके पास अच्छे लैंड पार्सल्स हों, अच्छे लोकेशंस में हों, तो ब्रांड तो अपने आप आपके पास चलकर आने चाहिए। वो क्यों नहीं हुआ? उससे भी बड़ा सवाल, जो ब्रांड्स यहां पर आए वो यहां पर रुकना क्यों नहीं चाहते हैं? दरअसल एक रिटेल स्पेस, चाहे मॉल हो या हाई स्ट्रीट हो, उसको सक्सेसफुल बनाता है डेवलपर का ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उसको बनाता है सक्सेसफुल डेवलपर का ब्रांड मिक्स। यहां के ज्यादातर डेवलपर्स को ब्रांड मिक्स की समझ ही नहीं है। उससे भी बड़ी गलती, और ये हमारे ऑडियंस में से कोई भी चाहे तो आकर इस एरिया में देख सकता है, सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को कमिट तो कर दिया कि हम आपका लीजिंग राइट अपने पास रखेंगे, लेकिन लीजिंग राइट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने फर्स्ट जनरेशन ऑफ मॉल्स, फर्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेस स्पेसेस की गलतियों से बस इतना सीखा था कि सब कुछ सेल मॉडल में मत रखो, लीजिंग राइट भी अपने पास रखो, या शायद लीजिंग राइट के बहाने वो रेकरिंग एक अपने लिए इनकम स्ट्रीम देख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि लीजिंग राइट आपने एक बार इन्वेस्टर को प्रॉमिस कर दिया, तो आपको पोजीशन देने के साथ ही आपको उसको लीजिंग का पैसा इन्वेस्टर को देना है। अब क्वालिटी ब्रांड्स आपके पास आ नहीं रहे, आपका एक्सपर्टीज भी नहीं है, और आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई ऐसा मार्केट डिफरेंशिएटर भी नहीं रखा है। तो हुआ ये, इनमें से बहुत सारे मॉल्स अपना ग्राउंड फ्लोर पे एंकर स्टोर लीकर शॉप को देने लगे। नहीं, मैं कोई मोरल हाई ग्राउंड नहीं ले रहा हूं। मैं मॉल्स या हाई स्ट्रीट में लीकर शॉप चलाए जाने के खिलाफ भी फंडामेंटली नहीं हूं, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे दूसरे मैच्योर्ड शहरों में मैं ये मॉडल देख चुका हूं, सक्सेसफुली देख चुका हूं, अच्छे क्वालिटी लीकर शॉप्स देख चुका हूं एंकर स्टोर के तौर पर भी। लेकिन इंडियन माइंडसेट और इस एरिया का प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी हो जाता है आपको इस तरह की लीजिंग करने के पहले। और दूसरी बात, जब आपने एक एंकर स्टोर पे ग्राउंड फ्लोर पे दो दो लीकर शॉप्स को लीज आउट कर दिया, साथ में बगल में बर्फ बेचने वाले को लीज आउट कर दिया, चखना बेचने वाले को लीज आउट कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे किस तरह का फुटफॉल आएगा। क्यों वहां पे फैमिली फुटफॉल नहीं होगा? क्यों वहां की परचेजिंग पावर उस मॉल में, उस हाई स्ट्रीट में कम रहेगी? और ये गलती किसी एक ने की होती तो बात समझ में आती है। एक के बाद एक यहां के कॉमर्शियल डेवलपर्स ये गलती करते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि यहां पे फैमिली आउटिंग नहीं हो रही मॉल्स में। मॉल का एक जो मेजर अट्रैक्शन होता है कि फैमिली आउटिंग, वो यहां पे नजर नहीं आता है। शाम होते ही इस तरह के मॉल्स में एक अलग तरह का ही क्राउड नजर आता है, एक अलग तरह का ही एम्बियंस नजर आता है। और इसकी वजह यह भी अब हो गई है, इनमें से कुछ ऐसे कॉमर्शियल सेंटर्स हैं जिनमें नीचे रिटेल स्पेसेस के साथ ऊपर में स्टूडियो अपार्टमेंट भी है। आइडियली ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है कॉमर्शियल सेंटर के सक्सेस स्टोरी की, कि आपका नीचे रिटेल स्पेस भी हो, ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी हो, मल्टीप्लेक्स भी हो, सारे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस हो, और ऊपर में स्टूडियो अपार्टमेंट हो। बहुत आपको हाई प्रोफाइल लोग ऐसे स्टूडियो अपार्टमेंट में रहने आएंगे। लेकिन आयरोनी देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जिन डेवलपर्स ने अपना एंकर स्टोर लीकर शॉप को दिया है, उनके स्टूडियो अपार्टमेंट में यह कहानी निकल कर आ रही है कि लोग 1,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से रेंट पे दे रहे हैं अपना स्टूडियो अपार्टमेंट। अब आप समझ सकते हैं किस तरह के प्रोफाइल के लोग हैं जो 1 घंटे के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हैं, और किस पर्पज से ले रहे हैं। क्या ऐसे प्रोजेक्ट में कोई हाई प्रोफाइल जेंट्री आपको नजर आएगी? ये डेवलपर्स अपने शॉर्ट साइटेड अप्रोच की वजह से न सिर्फ अपने प्रोजेक्ट इनका पिटेगा, बल्कि
इनका अपना ब्रांड भी पीटेगा। खैर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिल्डर्स की जब मैं बात करता हूं तो ब्रांड क्या होता है उन्हें शायद इसकी समझ ही नहीं है। इस एरिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हमसे ये इशू को पॉइंट आउट किया था, हमसे सवाल पूछा था, और मेरा जवाब यही है कि आप इस एरिया में कॉमर्शियल सेंटर में इन्वेस्ट करते हुए बहुत केयरफुल रहिए। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, बिल्डर का स्किन इन द गेम है या नहीं। बिल्डर के स्किन इन द गेम पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस बिल्डर का अपना स्टेक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि एक मूर्ति के सामने मैंने टाउन सेंट्रल में देखा, वहां डेवलपर का अपना होटल भी है, बैंक्वेट हॉल भी है, तो डेवलपर वहां रिस्पॉन्सिबल होगा। वहां डेवलपर को इस बात की समझ होगी कि मुझे क्वालिटी फुटफॉल चाहिए, मुझे क्वालिटी टीनेंट चाहिए, क्योंकि मेरा स्किन इन द गेम है। मेरा अपना अदरवाइज बिजनेस सफर कर जाएगा अगर इस तरह का मैं लाइवली एम्बियंस फैमिली के लिए नहीं क्रिएट कर पाया। क्या यह समझ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इस कॉमर्शियल जोन में बाकी डेवलपर्स के बीच नहीं होनी चाहिए थी? वेल, अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के डेवलपर्स में इतनी समझ होती तो आज ये एरिया अपने कॉमर्शियल जोन में एक गोल्ड माइन पे एक सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं बन पाता। आप लोगों से मैं, सारे ऑडियंस से मैं कहता हूं, इस एरिया में आप लोग एक बार घूमने के बाद अपनी राय हमसे शेयर कीजिए। आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेज होंगे उस पर हम फर्दर और भी बात करेंगे। शुक्रिया।